अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। सुप्रीम कोर्ट में नए फैसलों के साथ नई तारीख रकम हो रही है, क्योंकि एक नया कानून है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले के ख़िलाफ़ अपील भी सुन सकती है। ये फ़ैसला उन अख्तियारात के तहत सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा हुक्म के ऊपर हो सकता है कि जो 184(3) जो आइन की शिक है इंसानी हकूक़ के निफाज करने की, उस हवाले से दिए गए फैसले पर अपील अगर दायर की जाती है तो आज वही हुआ। फ़ौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था कि सिविलियन शहरियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल गैर आइनी है, और इस हवाले से आर्मी एक्ट की कुछ शिकों को गैर आइनी करार दे के कालादम करार दिया था। उसके ख़िलाफ़ हुकूमत ने अपील दायर की थी और एक शोहदा फाउंडेशन बलूचिस्तान की तरफ से अपील दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट से सदा की गई थी कि फ़ौजी ट्रायल जो है उसको बहाल किया जाए। ख़ास तौर पे 9 मई फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वाले उन मुल्ज़मान का जो फ़ौजी ट्रायल है उसका अमल बहाल किया जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस सरदार तारिक मसूद कर रहे थे, उन्होंने फ़ौजी ट्रायल बहाल कर दिया है और 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं अब उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में मुकदमा दोबारा से शुरू किया जा सकेगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सलमान अकरम राजा एडवोकेट, जो कि 9 मई के मुल्ज़मान में से एक मुल्ज़म की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब, आज आपको नोटिस जारी नहीं किया गया था, मगर आप और आपके साथी कुछ सीनियर वकला बहुत ही बर वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे। तो ये पहला दिन था और पहले दिन आपको नोटिस भी जारी नहीं था, मगर आपने भरपूर दलाइल दिए, इसके बावजूद भी अदालत ने आपको सुना, मगर फिर ये रोक दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का फ़ैसला और फ़ौजी ट्रायल दोबारा शुरू हो जाएगा। तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात एग्जैक्टली थे क्या और आपके क्या ख़दशात थे कि आप आज कमरा अदालत में मौजूद थे? जी, ख़दशात तो यही थे कि एक 6 मेंबर बेंच बनाया गया है, 5 मेंबर बेंच के 5-0 के फ़ैसले के ख़िलाफ़। तो ये बज़ाते ख़ुद मेरी नज़र में कोई अच्छी चीज़ बादियों नज़र में नहीं है और मैं थोड़ी सी तफसील बयान करूँगा। ये आज पहला मौका था कि नए कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के ये एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील सुनी गई और आज ही ये बात वाज़े हो गई कि इस कानून के तहत जो अपील का हक़ दिया गया है उसके नतीजे में क्या सूरत हाल वाक़या हो सकती है। देखिए, 5 जज साहिबान ने 5-0 से एक फ़ैसला दिया। अब अगर ये 6 मेंबर बेंच बिलाखिर 4-2 से उस फैसले को रद्द कर देता है तो सूरत ये होगी कि 4 जज सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों पर हावी हो जाएंगे। 5 वो जज जो पहले बेंच के मेंबर थे और 2 वो जज जो, अगर मैं जिस तरह मफरूज़ा कायम कर रहा हूँ, इस अपील में अक़लियत में रहते हैं। तो 4 जजों को 7 जजों पर हावी करना एक मज़क्का खेज़ मेरी गुजारिश है सूरत हाल होगी। सुप्रीम कोर्ट की तौकीर जो है उसको ज़बरदस्त ठेस पहुँचेगी, क्योंकि ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मातहत जज है। मगर 5 जजों को एक जो फैसला होता है, माज़रत के साथ जो फैसला होता है वो जजों का तो नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट का होता है फैसला। जी, मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन देखिए हम गिनते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के ये सब जज हैं ना। पहला फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का था, 5 जज साहिबान एक बात पर सुप्रीम कोर्ट के मुत्तफिक हुए। उसके बाद ऐन मुमकिन है कि इस 6 मेंबर बेंच में से 2 मजीद जज साहिबान उनके साथ इत्तफाक करें, तो 7 जज साहिबान 16 में से अगर सुप्रीम कोर्ट के एक तरफ खड़े हैं और आप कहें कि 4 जजों का फैसला जो है उन पर हावी होगा। मैं गुजारिश सिर्फ ये कर रहा हूँ, तकनीकी तौर पर तो आप कह सकते हैं हाँ ये 4 जज अब हावी हैं क्योंकि ये 6 मेंबर बेंच का फैसला है, लेकिन इससे जो सूरत पैदा हो रही है वो ये हो रही है कि आप 7 जजों को बेतौकीर कर रहे हैं 4 जजों के सामने। ये किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट के लिए सेहतमंद बात नहीं है। लेकिन कोई कानून तो ऐसा नहीं है कि ऐसी सूरतें, कोई कवायद और कानून तो ऐसे नहीं है कि जजों की तादाद की बुनियाद पे फैसले का इतलाक होता है। ये तो बेंच का फैसला है, लार्जर बेंच का फैसला है। लेकिन मैं उसकी तौकीर की बात कर रहा हूं। देखिए, आईसीए आज तक सिर्फ हाई कोर्ट के हवाले से थी। हाई कोर्ट का एक जज जो है उसके फैसले को हाई कोर्ट के 2 जजों के पास चैलेंज किया जाता था, तो वहाँ ये होता था कि उस फैसले को 2-0 से आमतौर पे अगर रद्द करना हो तो कर दिया जाता था। बाज़ औक़ात रेफरी जज की बात आती थी, 3 जज। लेकिन यहाँ बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, वैसे आपको सुना गया ये मामला, तो आपने कन्वे कर दिया, ये बात आप नहीं सुना गया, बिल्कुल नहीं सुना गया, बिल्कुल नहीं सुना गया। देखिए, ये बड़ी अफरा तफरी की बात थी, बल्कि वो ये कहते रहे कि हमने तो आपको नोटिस ही नहीं किया, जब हम नोटिस करेंगे इसके बावजूद आपको सुना गया। जो दलाइल पेश किए गए वो
नहीं, ये बिल्कुल टोटों और टुकड़ों में सुनना कुछ सुनना नहीं होता। जो बात की गई हुकूमत की तरफ से सरासर आइन और कानून के वो खिलाफ थी। FB अली के केस का हवाला दिया गया, 2-2.5 महीने FB अली के केस की हर सत्र को पढ़ा गया था 5 जज साहिबान के सामने। FB अली के केस का कोई ताल्लुक नहीं है 1973 के आइन से। 1973 का आइन ये कहता है सन 88 के बाद जब आइन का आर्टिकल 175(3) नाफिजुल अमल हुआ कि कोई सरकारी अफसर, कोई एग्जीक्यूटिव का मेंबर जो है वो जज नहीं रख सकता। अब जब असिस्टेंट कमिश्नर जज नहीं रख सकते, उनसे वो ताकत छीन ली गई और बतदरीज ये हुआ, तो किस तरह एक कर्नल या मेजर जज लग सकता है एक सिविलियन की ज़िंदगी और मौत और सज़ा और जजा के हवाले से? ये बिल्कुल हमारे आइन के बुनियादी ढांचे और तसव्वुर के खिलाफ है। जब 2015 में APS 2014 के साने के बाद आइनी तरमीम के ज़रिए मिलिट्री कोर्ट कायम किए गए थे सिविलियंस को ट्राई करने के लिए, तो उसमें भी काजी फायज़ ईसा साहब ने एक शानदार फैसला लिखा था बतौर जज, आज वो चीफ जस्टिस हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आईनी तरमीम के जरिए भी आप सिविलियन की ट्रायल नहीं कर सकते फौजी अदालत। राजा साहब, आज तो मामला सिर्फ स्टे ऑर्डर का था ना, सस्पेंशन का था, कोई हतमी फैसला तो नहीं था। तो अगर ये आज स्टे ऑर्डर जारी ना होता, अगर जारी ना होता तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते? अगर ये स्टे जारी ना होता, सस्पेंड ना होता, सूरत हाल पिछले तो होना यह चाहिए था कि मौका दिया जाता 5 जज साहिबान को। हमारी यही इस्तदा थी कि वो अपना तफसीली फैसला लिखें। अभी तो सिर्फ उनका शॉर्ट ऑर्डर है। उन्होंने अपने शॉर्ट ऑर्डर के हवाले से अपने जो रीजंस हैं, जो उनके दलाइल हैं, वो देने हैं। अभी तो कितना टाइम चाहिए उनको? हमारी नजर में हमारी इस्तदा, देखिए टाइम होता है, बीच में प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस एक्ट आ गया कि बहुत सारा वक्त लगा उस कार्रवाई में, दीगर मुकदमात आगे, कोई बड़ी बात नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अक्सर 2-3 माह की ताखीर से आते हैं। अगर ये छुट्टियों के बाद तक रख लिया जाता तो मुझे 100% यकीन है कि आइंदा चंद हफ्तों में जज साहिबान के पास वक्त होगा और जनवरी तक ये फैसला हमें मिल जाएगा। तो आपको क्या नुकसान होगा कानूनी तौर पे अगर फौजी ट्रायल शुरू हो जाता है तो आपको क्या कानूनी तौर पे इस वक्त कोई नुकसान नहीं होगा। अगर उन्होंने यही फैसले में लिखा है, अभी तक फैसला दस्तयाब नहीं है कि कोई हतमी फैसला नहीं होगा, किसी को सज़ा नहीं दी जाएगी, लेकिन सज़ा तो दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले के बावजूद ये लोग जेल में हैं, इनको रिहा नहीं किया गया। उस तमाम मामले को कलअदम करार देने के बावजूद वो सज़ा भुगत रहे हैं, और कल को अगर वो बरी हो जाते हैं तो इन 7-8 महीनों का क्या हिसाब होगा? लिहाजा ये तमाम सूरत जिस पहलू से भी इसको देखा जाए आइन और इंसानी हुकूक के मुनाफी है, ये चल रही है। आज हमें अफसोस हुआ, हमारा ये मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी, या हमारा ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उस पर अमल नहीं हो रहा, इन लोगों को छोड़ा जाए, इन लोगों को पुलिस के हवाले किया जाए, वहाँ अगर बेल बनती है तो इनको बेल दी जाए ताकि ये लोग अपने घरों में जाएं या कम से कम अदालत में बेल की इस्तदा कर सकें। लेकिन हुआ ये कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फौजी अदालतें अपनी कार्रवाई जारी रखें, और साथ ये भी कह दिया गया, एक ऑब्जर्वेशन आई कि कर्नल साहिबान तो बहुत आज़ाद बंश होते हैं, उनकी आज़ादी पे कोई खलल नहीं डाल सकता। लिहाजा ये मायूस कौन किस्म के जुमले थे। हम लड़ते रहेंगे आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए। आखिरी फैसला तारीख का होता है। हमारी तारीख में बहुत फैसले हैं, बहुत सरदार तारिक मसूद। देखिए, सुन ले मेरी बात जरा, सुन ले थोड़ी सी मेरी बात। देखिए, उन्होंने जब ये 9 मेंबर बेंच बंदयाल साहब ने बनाया था, तो उस बेंच से उठते हुए उन्होंने इस मुकदमे के हवाले से, मेंटेनेबिलिटी के हवाले से अपनी राय दे दी थी। बड़ी जामे और मुफस्सल लिखी हुई उनकी राय मौजूद है कि यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आना ही नहीं चाहिए था। आज अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि हम मेंटेनेबिलिटी के हवाले से जो ग्राउंड है उसको प्रेस नहीं करते, यानी कि हम इस बात पे इसरार नहीं करते कि यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। हम सीधा बराह रास्त मेरिट्स पे जाना चाहते हैं। वहाँ हमारा एतराज़ ये था जो हमने उठाया कि जिन वकील साहब को उन्होंने हुकूमत की तरफ से पेश किया, ख्वाजा हारिस साहब, वो कैसे पेश हो सकते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद ये फैसले मौजूद हैं, रूल्स मौजूद हैं कि अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में कोई और शख्स हुकूमत की अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने अटॉर्नी जनरल ने सुन ले ना, कानून का तकाज़ा था जो उन्होंने पूरा कर दिया। अटॉर्नी जनरल नहीं दे सकता। अटॉर्नी जनरल सुन ले जजमेंट में तो यही था कि अटॉर्नी जनरल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सुन लेना बात, मेरी बात सुन लेना। आपको नहीं पता कानून में, बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। कानून ये है, एनओसी में यह लिखना होता है अटॉर्नी जनरल ने कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि इस मुकदमे की पैरवी कर सकूं, मैं वो इस्तात नहीं रखता। मेरे दफ्तर में, अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में कोई वकील ऐसा नहीं है जो इस्तात रखता हो इस मुकदमे को चलाने की। अगर ये लिख के दिया अटॉर्नी जनरल ने तो उनको इस्तीफा दे के फिलफौर घर जाना चाहिए। अगर वो इस बुनियादी नौयत के मुकदमे की पैरवी की इस्तात नहीं रखते। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा मैंने एनओसी दे दिया है।
जैसे ये कोई सेक्शन अफसर था जो एनओसी दे रहा है, मेरी जगह कोई और सेक्शन अफसर। पहली बार तो नहीं हुआ ना, पहली बार तो नहीं हुआ, ये पहले भी होता रहा है जनाब। ऐसे नहीं, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। कोई अटॉर्नी जनरल इस नौयत के मुकदमे में ऐसी बात नहीं करता। अगर कोई मुकदमा होता साइबर लॉ का, कोई स्पेस लॉ का, कोई बहुत तकनीकी इक्सिड आर्बिट्रेशन का, तो एक अटॉर्नी जनरल कह सकता है कि मैं फौजदारी का वकील हूं, मैंने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन नहीं की, मेरा तजुर्बा नहीं है, लिहाजा मैं आपने कभी खुद हुकूमत का कोई केस नहीं लड़ा? बुनियादी आपने खुद कभी हुकूमत का कोई केस नहीं लड़ा? बिल्कुल नहीं लड़ा। जब देखें ये जी, जब से इलेक्शन कमीशन हुकूमत नहीं है, उनको अपना वकील मुतय्यन करने का मुकम्मल इख्तियार है। यहाँ मामला था डिफेंस डिवीजन का और लॉ एंड जस्टिस डिवीजन का। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले मौजूद हैं और सबसे बड़ा फैसला जस्टिस काजी फायज ईसा का है, जो उसमें उन्होंने कहा है कि हरगिज ये नहीं हो सकता जब तक अटॉर्नी जनरल ये सर्टिफिकेट ना दे। माजी में फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने, तुफैल अली रहमान ने इस्तीफे दिए हुए हैं जब उनकी मौजूदगी में बतौर अटॉर्नी जनरल बाहर से किसी वकील को मुतय्यन किया गया। उन्होंने कहा अगर हम इस काबिल नहीं है कि इस मुकदमे की पैरवी कर सके तो हमें अटॉर्नी जनरल रहने का एक लम्हे के लिए कोई हक नहीं है। लिहाजा ये तमाम बातें, तमाम अच्छी रिवायात जो हैं अब माजी का किस्सा बन चुकी हैं। अब हम एक तारीख दौर से गुजर रहे हैं। इस तारीख दौर में जो भी होगा हम सहेंगे, हम उम्मीद को नहीं छोड़ेंगे, हम आइन और कानून को नहीं छोड़ेंगे। जो मर्जी नकारची बोलते रहेंगे। राजा साहब, हवाले से आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपके इलेक्शन के हवाले से। मैं बिल्कुल लड़ूंगा, इलेक्शन भी लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा इलेक्शन। अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन मेरी बिल्कुल ख्वाहिश है इलेक्शन लड़ने की। और ख्वाहिश इसीलिए है कि इस तारीख दौर में हमें दिए जलाने की जरूरत है। इस तारीख दौर में जब हर तरफ हमें दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं, आइन और कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, लोग सहमे हुए हैं, हर एक को इलेक्शन लड़ना चाहिए जो जरा सी भी इस्तात रखता है। अच्छा, मियां साहब को जो आखिरी मुकदमा खत्म किया गया है उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं उस मुकदमे के हवाले से ज़्यादा तफसीली बात दो वजूहात की बिना पे नहीं करूँगा। एक तो मैंने वो फैसला नहीं पढ़ा कि उस फैसले में किस बुनियाद पे ये किया गया है। देखिए, हर मुकदमे में दो मामलात होती हैं। एक तो मामला होता है हकायक का, सच झूठ क्या था, कौन गुनहगार है कौन नहीं गुनहगार। दूसरा मामला होता है तकनीकी नौयत का कि क्या मुकदमा लड़ने में तफ्तीश के दौरान कोई तकनीकी नकाइस थे। देखिए, तकनीकी नकाइस थे तो तकनीकी नकाइस की बुनियाद पे भी फैसले रद्द किए जाते हैं। उनका उस बात का कोई ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि कौन मुल्जिम सजावार था, मतलब कानून के मुताबिक हुआ जो हुआ। लिहाजा ऐन मुमकिन है, कानून के मैंने नहीं पढ़ा फैसला, मैं कह रहा हूं दोनों बातें मुमकिन। मैंने नहीं पढ़ा फैसला, लिहाजा मैं कोई राय नहीं दे सकता। मुमकिन है कि ऐसी बात हो, मैं बहुत मसरूफ हूं और मुकदमात जो मुकदमे आखिरी सवाल उनको पढ़ने का इस वक्त नहीं है। जी, आखिरी सवाल राज साहब, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस एजाजुल एहसन के खत के जवाब में कहा है कि जुमे और हफ्ते के दिन जो हैं जजेज आमतौर पर लाहौर चले जाते हैं और फैसला लिखने के लिए चैम्बर में मौजूद नहीं होते, तो आप कहेंगे कि फौजी अदालतों का जो फैसला है उसको भी जल्द आना चाहिए तफसीली वजूहात, और उसके लिए जुमे और हफ्ते को भी लाहौर के मौजूद जजों को इस्लामाबाद में बैठ के काम करना चाहिए? कि जो भी कायदा कानून है उसके मुताबिक काम होना चाहिए। और ऐसा नहीं होगा, मुझे यकीन है कि लोग फारिग बैठे हुए थे। बहुत से मुकदमात इन दिनों में आए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का मामूल है 3-4 महीने में जजमेंटें लिखना। कोई इसमें जुमे और हफ्ते को जजों को बैठ के फैसले लिखने चाहिए, जुमे और हफ्ते को बैठ के फैसले लिखने चाहिए जजों को, लाहौर नहीं जाना लिखते हैं और लिखते हैं। देखिए, मैं जानता हूं, बिल्कुल लिखते हैं। अगर लाहौर जाएं तो लाहौर जाके भी वो बैठते हैं और फैसले लिखते हैं। वहां पे एक रजिस्ट्री मौजूद है, वहां पे काम होता है, मैं ये बात जानता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा, आपने हमसे सहावी प्रोग्राम को वक्त दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज साइफर केस में क्या हुआ, फर्द जुर्म आयद हुई या नहीं हुई। चेयरमैन PTI और उनके साथी PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, उनके क्या मौक़िफ़ है फर्द जुर्म के हवाले से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद।